टीचर ट्रेनिंग होता है और स्कूल में मेंटरिंग प्रोवाइड कराते हैं सर हम टीचर्स को। मतलब ट्रेनिंग देते हो आप? ट्रेनिंग भी होता है और सर साथ साथ हमें एससीईआरटी की तरफ से टारगेट मिलता है 10 स्कूलों का, वहाँ हम एकेडमिक लेवल क्या देखते हैं फुल बच्चे। फॉर्म है एससीईआरटी की? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डाइट की क्या फुल फॉर्म होती है? डाइट की हम्म। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। और एनसीईआरटी की? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। यूजीसी की? यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। एनसीएफ की? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है। आप ये बताइए, जैसे आप ट्रेनिंग देते हो टीचर को, हाँ यही जी ना? सर। तो किस तरह की ट्रेनिंग देते हो आप? सर वो ट्रेनिंग जैसे मेन तो हम फर्स्ट टू एट क्लास तक के टीचर के साथ ज्यादातर काम करते हैं एकेडमिक लेवल पर। हम्म। लेकिन 9 to 12 के टीचर्स को भी हम जो हमारी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती आपको है। इतने सालों की ट्रेनिंग देते, आप बताइए मेरे को, सरकारी स्कूलों में क्या सुधार करने की जरूरत है टीचर में? सर सरकारी स्कूल के टीचर बहुत ही एजुकेटेड और वेल वेल मतलब क्वालिफाइड तो है ही, और समय समय पर उनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हम्म। मतलब वैसे तो मतलब बस थोड़ा सा है, ये है विल पावर की जरूरत है कि वो और अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि मतलब फुल ट्रेंड टीचर है। ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं, क्या ये बात बताना, आपने जो अनुभव किया वो ठीक है ये? नहीं सर ये बात ठीक नहीं है, बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मतलब हम्म। वो एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर्स खुद से पढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है। अब जैसे आप स्कूलों के अंदर जाते हो, हाँ जी अ, सर। देखने के लिए, तो स्कूल जैसे आपने को मिले, कितने दिन में विजिट करते हो आप, या पेपर वर्क ही रहता है खाली विजिट के लिए वैसे? सर वैसे 1 मंथ का टारगेट होता है ये, तो हमें हम्म। एक दिन में एक स्कूल विजिट करते हैं, और बाकी जो हमारे मतलब जो अदर दिन है वो उस टाइम हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं या अदर वर्क होता है, बट ये पेपर वर्क नहीं होता, पूरा दिन हम स्कूल में लगाते हैं। हम्म। चलो, चलो मैडम, ठीक है। ठीक है। सब्जेक्ट में बताइए मैडम, क्या टॉपिक तैयार है? सर आज मैंने सिर्फ वही किया है जो मतलब मैंने फर्स्ट डे बताया था, रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि अगर मुझसे खुद से पूछा गया तो मैं यही बोलूंगी। और अगर ये आपको स्किप कर दिया गया, ये नहीं कराना तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी सर मैंने दे दिया एग्जाम उसका। और वो भी स्किप कर दिया तो फिर सर वैसे तो पढ़ तो सारे ही रखे हैं, तो वो कोई क्योंकि भी पिछले पूछ। सर मेरे से लीनियर इनइक्वालिटी पूछा गया था, वो मैंने हम्म। पढ़ नहीं रखा था, तो मैंने फिर ऐसे ही कब का बना है के। मैडम, कल का आपका? हाँ जी सर, सुबह का। ठीक है। परमुटेशन बताइए क्या होता है? परमुटेशन सर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या ऑब्जेक्ट्स का, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। और कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन में सर सिलेक्शन होती है नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की, और वहां पे ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। इसमें जो फैक्टोरियल यूज होता है वो क्या होता है फैक्टोरियल? जैसे एन फैक्टोरियल है तो उसका मतलब है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू वन, मल्टीप्लाई होता है। So, मतलब उससे पीछे किसी वाले टर्म। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? किसका सर? किसी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल। वो डिफाइंड नहीं है सर। वन का फैक्टोरियल कितना होता है? हाँ, नहीं होता है सर। कैसे आता है वन का फैक्टोरियल वन? सर क्योंकि वो वन तक ही जाता है ना, मतलब अगर टू है तो टू माइनस वन तक ही जाएगा, जब तक वन नहीं आता तब तक हम उसको करते हैं, जब वन ही है तो वन का फैक्टोरियल वन। जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? सर वो बाइनोमियल थ्योरम से निकलता है, शायद वन ही होता है, जीरो फैक्टोरियल भी वन ही होता है। वो डेफिनेशन से कैसे निकाला वो वन का जीरो का फैक्टोरियल वन? हाँ जी सर। जीरो का फैक्टोरियल वन कैसे आया? वो सर शायद एन एन माइनस वन एन माइनस टू का रूल होता है, अगर उसमें हम वन पुट कर दें। सर मेरे को वन एग्जैक्टली नहीं पता इस टाइम। जीरो का फैक्टोरियल वन जो है वो सपोज किया गया है, डेफिनेशन से नहीं आया है, एज्यूम किया गया है ठीक है सर। हमें अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ओके सर। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है?
n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2p5 बताइए तो क्या होगा? 2p5 सर वो हाँ डिफाइंड नहीं है, n ग्रेटर देन r होना चाहिए। ठीक है। एक क्लास में बच्चे हैं कुछ, हाँ जी सर। तो वो हाथ मिलाते हैं आपस में, तो 66 टाइम्स जो है वो हैंडशेक होते हैं उनके। 12 स्टूडेंट्स हैं सर। तो कैसे निकालते हैं इसको? 12c2। कितना? 12c2। नहीं, 12 कैसे आया? ये सीधा सीधा कैसे आया 12? मैंने हाँ तो सॉरी, 60। nc2 इज इक्वल्स टू 66 करते हैं सर, फिर उसको सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाती है। हाँ ऐसे बताइए ना, आप सीधा 12c2 कैसे बता देंगे, है ना? एनपीआर और एनसीआर में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? npr और ncr में सर npr की। जब हम सर्कुलर परमुटेशन करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? सर्कुलर परमुटेशन में सर एक दो तरह के होते हैं, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर करती है तो n माइनस वन फैक्टोरियल, और अगर हम्म, मैटर नहीं करती तो फिर 1/2 n माइनस वन फैक्टोरियल। चलो। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों में डिफरेंस बताइए। सर कंटिन्यूटी हम एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूटी में हम मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो मतलब उसकी नेबरहुड में हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे और उसकी नेबरहुड पे वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी मतलब एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है मैम। एक मिनट। हाँ जी, कंटिन्यूटी मतलब एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, लेकिन डेरिवेटिव में हम उस पॉइंट पे उसका बिहेवियर चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब एक्स जिसके भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ग्राफिकली डेरिवेटिव को आप कैसे समझाएंगे कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, तो ग्राफिकली क्या मीनिंग है उसका? ग्राफिकली सर जैसे हम जैसे हमें सर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ए, एक पॉइंट दिया हुआ है ए प्लस एच, मतलब इसका ही डेरिवेटिव निकालना है हमें। तो यहाँ इसकी वैल्यू एफ ए है, यहाँ एफ ए प्लस एच है। सर मैंने पढ़ा था इसका, मेरे को याद नहीं, वो चीज हो जाती है, मैं बता नहीं पा रही सर अब। कुछ इस टाइप से था ग्राफ में, दोबारा देख लीजिए। इसको ये कहेंगे जैसे अगर आपने कोई अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया हाँ जी सर। और हम कहें कि भाई ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि अगर इसके हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाए तो ये डिफरेंशिएबल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। ग्राफिकली इसका मीनिंग ये होगा, अगर इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। टेंजेंट ड्रॉ कर पाए तो। ठीक है सर। ठीक है मैडम। ठीक है सर। बस और कुछ है? पूछ लो क्या था वो। जो रोल्स थ्योरम है वो क्या कहती है? रोल थ्योरम कहते हैं कि अगर एक फंक्शन है वो डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, उस पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन और होती है रोल्स थ्योरम में, तीन होती हैं। हाँ जी, एफ इज इक्वल्स टू एफ बी। इसका क्या मतलब है थर्ड कंडीशन का? कि उसके फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी जिस पे उसका टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने जो कहा कि फंक्शन जो है वो एफ एक्स, तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हर एक फंक्शन का। इसका सर कोई भी, जैसे आपने कहा लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हाँ जी, तो ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं ना हमारे फंक्शन का। उस फंक्शन का जिसका मैंने बताया कि एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ हाँ। हाँ जी सर, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है तो उसका ग्राफ मतलब लगातार आएगा तो वो ड्रॉ कर सकते हैं सर हम। तो कोई भी ग्राफ लेके अब इसको समझाइए ग्राफिकली रोल्स थ्योरम को। जैसे सर जैसे सर
सर यहाँ पे ए पॉइंट है एफ ए, यहाँ पे बी पॉइंट है एफ बी, बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सी हो जाए। क्या एक से ज्यादा नहीं हो सकता पॉइंट? हो सकते हैं सर, मतलब कुछ इस टाइप से हम कर सकते हैं, मतलब बीच में बी यहाँ आ जाए, हो सकता है एटलीस्ट 1 पॉइंट। ठीक है। ये जो हम कहा कि एटलीस्ट 1 पॉइंट, वो ओपन इंटरवल पे देखते हैं, क्लोज इंटरवल पे देखते हैं? ओपन इंटरवल पे देखते हैं सर। क्लोज इंटरवल पे क्यों नहीं लेते? क्योंकि मतलब वो जो डेरिवेटिव है वो क्लोज इंटरवल पे नहीं हम देख रहे, ओपन इंटरवल पे देख रहे हैं। क्लोज पे क्यों नहीं देख रहे, क्या रीजन है? क्योंकि सर क्लोज पे सर, ये मुझे पता नहीं है सर क्या रीजन है, क्योंकि डेरिवेबल है ना हमेशा मतलब क्लोज इंटरवल पे डिफाइन नहीं होता है, ये ओपन इंटरवल पे डिफाइन होता है। इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब आपने ग्राफ को खत्म किया ना ए और बी पे, तो उस एंड पॉइंट पे बहुत इनफाइनाइटली टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है सर। और यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रहा, तो इसलिए वो यूनिक नहीं है, तो इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है उन एंड पॉइंट्स पे, दोनों पे जहाँ पे ग्राफ खत्म हो गया। ठीक है सर, मतलब अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होता है जहाँ पे, वहीं पे ही वो पॉइंट वहीं पे डिफरेंशिएबल है वो। ठीक है मैम। अच्छा ठीक है मैडम, आज आपका कल किस टाइम है मैडम आपका? सर मॉर्निंग में ही है। मॉर्निंग में है। कहाँ से हो आप? सर मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। तो कल सुबह ही निकलोगे आप तो? हाँ जी सर। कैटेगरी कौन सी है, जनरल? सर EWS है। EWS। क्या नाम था आपका? ज्योति शर्मा। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है मैडम, अच्छा है, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, डोंट वरी, अच्छे नंबर टॉपिक मिलेंगे रखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा, ठीक है ना? टॉपिक रखिए आप 4-5 कम से कम, आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। ये नहीं है कि आपने चॉइस बता दी तो आपको उसी पे ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं, फिर वो ये कह देंगे तो कोई करा के जा हाँ, चुका ये और तो कीजिएगा। बहुत बार हो चुका, आप कोई और टॉपिक लीजिए। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर वो आपको अपनी मर्जी से देंगे। ठीक है सर। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं मैडम, अच्छा होगा, ज्यादा नहीं सोचना, हंसते हुए जाना है और हंसते हुए आना है, ठीक है। और अगर अगर वो आपकी चॉइस में से मना करते हैं तो जरूरी नहीं है अपने मुश्किल टॉपिक की तरफ जाना, कई बार आप आसान भी बोल सकते हैं। हाँ जी आप सर। आप सेट्स कह सकते हैं, खाली डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, वो आपको वो अलाउ कर देते हैं तो अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है ना? जरूरी नहीं है आपको उसकी तरफ जाना कि जो आपको अच्छे से नहीं आता है। सर मतलब अगर उन्होंने कोई मुश्किल टॉपिक बोल दिया तो मैं बोल सकती हूँ कि भी सर भी आप ये मैंने प्रिपेयर नहीं करा है। नहीं, फिर तो अच्छा फिर वो और घुमाएंगे और पूछेंगे, ठीक है सर। सर वो भी एक पिछली बार, नेगेटिव हो जाएगा ना, हम मना करते हैं तो 11th-12th के तो किसी टॉपिक को हमें मना करना नहीं है ना। ठीक है सर। एटलीस्ट ये तो मान के चलेंगे कि ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है सर। चलो, ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट सिलेक्शन हो मैडम, ठीक आपका, है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके कल लिए। कॉल करूंगा मैडम, मैं बताना कैसा हुआ फिर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। बस टेंशन थोड़ा नहीं सा ले। सी क्या? है बस सर, थोड़ी सी नर्वसनेस है सर। अरे कैसे हंसने लग रहे, हंसते हुए जाइए आपके नर्वस। चेहरे से लग ही नहीं रहा आप नर्वस हैं, ठीक है। नहीं लग रहा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके। है। ठीक ऑल है द मैडम, बेस्ट, ऑल ठीक द बेस्ट। ठीक।